अध्याय 8 देख रहे हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव, एडुकेटिंग द नेशन। अब शिक्षा का वाणिज्य के लिए उपयोग या एडुकेशन फॉर कॉमर्स ये कैसे हुआ? देखिएगा, कहानी इस तरीके से है। इन साहब का नाम आने वाला है चार्ल्स वुड साहब। ये आप देख रहे हैं पहले वायसराय। तो इन साहब को देख लीजिए, इनका नाम आने वाला अभी। हुआ ये कि ये है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में है, इनका हेड ऑफिस कह लीजिए, और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है, हिंदुस्तान में। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लंदन की है, ये इंडिया की है, तो यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि जो भी इनके हुक्मरान होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे लंदन में, उन्होंने एक एडुकेशनल डिस्पैच भेजा, यानी कि एक डॉक्यूमेंटेशन, एक पोथी, एक निर्देश भेजा। कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब इसको, ये जो डिस्पैच आया, जो कागजात आए, जो निर्देश आए, इसको किसने इशू किया था? इसको किसने चलन में लाया था? चार्ल्स वुड साहब ने। और ये साहब कौन थे? जो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी का हिंदुस्तान में है, उसके ये साहब प्रेसिडेंट थे। और हम देखते हैं कि सिग्नेचर किसके होते हैं। हमारे यहाँ हर सिग्नेचर सरकारी काम में प्रेसिडेंट के होते हैं, या जो राज्यपाल होते हैं उनके होते हैं ना। उस तरीके से प्रेसिडेंट है। उन्होंने इसको चलन में लाया या निर्देशित किया। यहाँ से निर्देश आया, इन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में चलाया। तो इसी को हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं। बार बार ये नाम आने वाला है, वुड्स डिस्पैच। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि निर्देश ही था, और इसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान की एजुकेशनल पॉलिसी कैसे रहने वाली है, क्या हिंदुस्तान फॉलो करने वाला है। और ये बताया गया कि जो यूरोपियन टाइप ऑफ लर्निंग है, क्योंकि इंग्लैंड तो यूरोप में ही है ना। अभी वो अलग बात है कि ब्रेक्सिट का चल रहा है मामला, लेकिन आप देखा जाए तो इंग्लैंड और यूरोप आसपास, और वो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर था। तो यूरोपियन लर्निंग किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी, क्या इसके व्यावहारिक फ़ायदे हैं, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं यूरोपियन लर्निंग के, वो इस वुड डिस्पैच में बताया गया। पहली चीज़ जो इसमें बताई गई वो थी इकोनॉमिक। अभी आर्थिक तौर पे क्या फ़ायदा कर रहा था, क्या चीज़ कर रहा था। इसमें बताया गया कि जो इंडियंस हैं उनको ये फ़ायदा करेगा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम ट्रेड को समझें, कॉमर्स को समझें और इसको एक्सपैंड करें। यानी कि इंडियंस को जब हम इस तरीके की शिक्षा देंगे तो वो ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंशन या इसके बढ़ावे को समझेंगे और इसके फायदे समझेंगे। इसी तरीके से एक और चीज़ इसमें दर्ज थी, वो थी जो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज जैसे खनिज हो गए, हर तरीके का रिसोर्स, आप फॉरेस्ट ले लीजिए, या यहाँ भी जो पदार्थ पैदा होता है जो अलग बाकी जगह नहीं मिलता है, वो जो रिसोर्सेज हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंडियंस को पता चलेगी, हिंदुस्तानियों को, इस शिक्षा के जरिए। और फिर क्योंकि ये समझ जाएंगे कि रिसोर्सेज क्या है, ट्रेड और कॉमर्स क्या है, और क्योंकि यूरोपियन लर्निंग हो रही है, तो इससे क्या होगा कि इनके जो टेस्ट है, हिंदुस्तानियों के जो टेस्ट है, जो पसंद करते हैं, या जो जिसकी वो इच्छा करते हैं, डिज़ायर करते हैं, वो भी चेंज होगा। और जब इनके जो टेस्ट और डिज़ायर चेंज होंगे, यानी कि जैसे आज हम प्यूमा का जूता लेने जाते हैं, एडिडास का लेने जाते हैं, पहले हम क्या करते थे कि हमारे जो पड़ोस में एक मोची साहब होते थे, उनके पास जाते थे, जूते का नाप देते थे, जूता बन जाता था। तो टेस्ट और डिज़ायर कैसे बढ़ता है? जब आपको बताया जाएगा ना। तो इससे क्या होगा कि जब इनको बता दिया जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी किसकी? जो ब्रिटिश गुड्स है, ब्रिटिश सामान की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ हिंदुस्तानी लोग उसे पूछेंगे, जानेंगे और फिर उसकी रिक्वायरमेंट पेश करेंगे। बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तानियों का टेस्ट यूरोपियन सामान या अंग्रेजी सामान के लिए तैयारी कराई जाए, उस तरीके से यूरोप में जो पैदा सामान हो रहा है उसका मार्केट बन जाए हिंदुस्तान। ये बात हुई थी। इन्होंने वुड्स डिस्पैच में और बाकी चीजें भी आलेखित की। तो वुड डिस्पैच में एक चीज ये थी कि जो मॉरल कैरेक्टर है, मॉरल कैरेक्टर क्या होता है, यानी आपका जो नैतिक व्यवहार है। आप कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास आप चल रहे हैं और ₹1 गिरा मिला आपको, मान लीजिए ₹500 का नोट है, अब क्या करेंगे? उठा के चुपचाप जेब में रख लेंगे या आसपास पूछेंगे? ये आपका मौलिक या कहते हैं नैतिक कैरेक्टर दिखाता है कि आप ट्रूथफुल हैं
या आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं। अगर आप ये डिस्पैच में बताया गया कि अगर हम यूरोपियन लर्निंग कराएंगे, हमारे तरीके की लर्निंग कराएंगे, तो कंपनी को बैठे बिठाए सिविल सर्वेंट्स मिल जाएंगे। आईसीएस होता उसके बाद, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से आज जानते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे हिंदुस्तानी, जो ऑनेस्ट भी होंगे, ट्रूथफुल भी होंगे, जिस पे विश्वास किया जा सके, हिंदुस्तानियों पे विश्वास किया जा सके, ऐसी शिक्षा अगर उन्हें दे दी जाए। इनका मानना था, इसमें यह भी आलिखित किया गया, रेखांकित किया गया कि जो ईस्ट है, ईस्ट हम बार बार बात कर रहे हैं, इसमें अरब भी आता है, इसमें इंडिया भी आता है। तो ईस्ट का जो लिटरेचर है, इसका जो साहित्य है, वो पूरी तरीके से गंभीर गलतियों से, एरर से भरा हुआ है, ऐसा इनका कहना था। तो अगर ये चीज पढ़ाई जाए तो ना तो ये ट्रूथफुल रहेंगे, ना ये ऑनेस्ट रहेंगे, ना ये सच्चे रहेंगे, ना ईमानदार रहेंगे। दूसरा, इनकी जो, अगर ये हम लोग इनको अपनी नौकरी पर रखते हैं तो ड्यूटी के लिए जो कमिटमेंट होता है, ड्यूटी के लिए जो कटिबद्धता होती है, और दूसरा जो स्किल है, काम करने के लिए आपको स्किल्स होना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियर है तो आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में पूरा आना चाहिए। तो जो स्किल्स हैं खासतौर पे प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो डेवलप हो पाएंगे इससे, क्योंकि अगर ईस्ट की शिक्षा दे दी जाए तो ये नहीं डेवलप कर पाएंगे, ऐसा वुड डिस्पैच में मानना था। तो हुआ ये कि 1854, जैसे मैंने अभी भी आपको डेट बताई, जब ये आया उसके बाद बहुत सारे मेजर्स लिए गए, बहुत सारे कदम लिए गए हिंदुस्तान की शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए। पहली चीज तो ये है कि सारी शिक्षा कंट्रोल में रहे, यानी ब्रिटिशर्स की कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाए, ताकि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है, मामले हैं, वो सब किसके अधीन आ जाएं? ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारे वो मैटर आ जाएं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। पहली चीज तो ये हो गई। बहुत सारी इन्होंने स्टेप कदम उठाए जिससे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वो उसको बढ़ाया जाए, प्रसार किया जाए। हुआ ये था कि 1857 सेम समय जब सिपाही, मेरठ के और दिल्ली के जब सिपाही लोग ये रिवोल्ट कर रहे थे, ये आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी समय यूनिवर्सिटीज बन रही थी। कहां कहां? कैलकाटा में, मद्रास में, बॉम्बे में, यहां पर यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही थी। और काफी सारे इन्होंने काम किए जिससे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको हम स्कूल एजुकेशन कहते हैं, वो भी यहां पर हो सके। तो एक आपको चित्र दिखाना चाहूंगा। वो चित्र है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, 19वीं शताब्दी की, सेम समय की बात मैं कर रहा हूं आपसे। काफी सुंदर है, बेहतरीन। पहले आपको मैं चित्र दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ये कलर चित्र है, दोनों एक ही चित्र है। ये कलकत्ता के पास जो हुगली नदी है, बड़ी फेमस नदी है, उसके बैंक्स पे, उसके तट पर ये सेरामपुर कॉलेज है। ये जो सेरामपुर कॉलेज देख रहे हैं ना। एक और चीज इसमें आएगी, बैप्टिस्ट मिशन प्रेस। यहां पर चीजें पब्लिश भी होती थी, डॉक्यूमेंट पब्लिश भी होते थे। कलकत्ता, इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखिएगा, ये जो साहब है, इनका नाम है विलियम कैरे साहब। अब ये थे स्कॉटिश मिशनरी, यानी स्कॉटलैंड, हम स्कॉटलैंड इंग्लैंड दोनों को ही तो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं। ये थे स्कॉटलैंड की मिशनरी मतलब प्रचारक, धर्म प्रचारक। तो इन्होंने मदद की, यानी कि इन्हीं का इनिशिएटिव था, जिससे सिरमपुर मिशन, जो मैंने आपको बताया ना जगह है, इस मिशन की स्थापना हुई, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। तो मिशनरीज जो थे, प्रचारक थे, उनका ये मानना था कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब ये होता है, एक तो मॉरल कैरेक्टर, यानी कि नैतिक जो आचार विचार है, व्यवहार है, वो बढ़ाना है, लोगों का अच्छा करना है। और जब हम नैतिकता की बात करते हैं, जिसमें ट्रूथ आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है, ईमानदारी आ जाती है, और सच्चाई, लोगों को मतलब नज़रिया, ये सब जो चीज़ आ जाती है, वो तभी हो सकती है जब क्रिश्चियन एजुकेशन दिया जाए, CIA, क्रिश्चियन एजुकेशन दिया जाए। इसका मतलब कि क्रिश्चियनिटी या उस लहजे में जब हम शिक्षा देंगे, तभी ये सब चीज़ें आ पाएंगी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हमने भी देखी है, कि बहुत मदद का काम होता है, बहुत हेल्प का काम होता है। बाकायदा वो लोग फूड बैंक लगाते हैं और बहुत गरीबों की मदद करते हैं। तो 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो मिशनरी एक्टिविटी हो रही थी, धर्म प्रचार की जो एक्टिविटी हो रही थी ना, इसके सख्त खिलाफ थी। सख्त खिलाफ, या कहें कि उसको अपोज करती थी, विरोध करती थी। उसका कारण ये था कि जो मिशनरीज आ रहे हैं,
उनको ये डर था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो मिशनरीज हैं और जैसे ही ये धर्म प्रचार करेंगे तो जो नेटिव्स हैं यानी कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर प्रेजेंस को वो करने लगेगी, ऐसी नजरों से देखने लगेगी जिसे कहते हैं ना फियरफुल नजरों से देखने लगेगी, सस्पिशियस। आप जैसे पुलिस क्या करती है, शक करती है, तो हमें इसी तरीके समझना है कि हिंदुस्तानी लोग शक करने लगेंगे हम पे। ओके, तो हुआ ये कि ये ब्रिटिश जो भी कंट्रोल्ड एरिया थे वहां तो ये जो मिशनरीज हैं वो अपना सेटअप तो नहीं कर सकते थे, तो ये गए सीरमपुर, इसी की जगह बता रहा हूं, ये गए सीरमपुर। अच्छा, सीरमपुर वो इलाके में था, एसपी कर रहा हूं, सीरमपुर वो इलाके में था जो ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कंट्रोल में था। यहां पर 1800 में जो मैंने आपको बताया बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, यहां पर बाकायदा एक प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापा खाना बनाया गया, और 1818 में 18 साल बाद एक कॉलेज भी बनाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 19वीं शताब्दी की पूरी बात करते हैं हम, तो मिशनरी स्कूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पूरे हिंदुस्तान में फैले। 1857 के बाद, क्योंकि एक रिवोल्ट, ज़बरदस्त रिवोल्ट हो गया था, तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी ये देख रही थी कि भाई, वो भी थोड़ा सा पीछे ही हटी हुई थी, रिलक्टेंट थी, यानी उसको भी घबराहट थी कि भाई अगर हमने जो मिशनरी टाइप की एजुकेशन को हमने साथ दिया उसका, या उसका विरोध नहीं किया, या फिर किसी तरीके से हम सीधे तौर पे इसको हाँ ही भर देते हैं कि हाँ इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, या हमको हाँ कर देते हैं, तो होगा ये कि वो देख चुके थे कि केवल एक कार्ट्रिज जिस पे एक बात हुई थी या अफवाह फैली थी, जो भी हुआ था, कि इसमें सुअर का यानी पिग का और काऊ का यानी गाय का जो उनकी चर्बी है उसका ग्रीस लगा हुआ है, तो मुंह से खोलना, उसी कारण 1857 की जो चिंगारी भड़की थी वो यहीं से भड़की थी। तो जो लोकल लोग हैं उनके कस्टम, प्रैक्टिसेस, बिलीफ, रिलीजियस आइडियाज़ यानी उनकी जो मान्यताएं हैं, उनका जो आचरण है, उनके जो धार्मिक रुझान है, उस पे अगर आपने ज़रा सा भी छेड़छाड़ की तब तो भाई इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब विलियम एडम्स साहब की बात करते हैं, ये भी स्कॉटिश थे। अब इनका नाम क्यों आ रहा है, क्या आएगा, आप ये समझिएगा कि 1830 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ये डेट बड़ा याद रखिएगा क्योंकि मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, एक विलियम एडम्स साहब हुए जो आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं। ये स्कॉटिश मिशनरी थे, यानी कि बेसिकली ये तो धर्म प्रचारक थे, लेकिन स्कॉटिश मिशनरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्कॉटलैंड के बेसिकली थे। इन्होंने क्या किया, बंगाल और बिहार, इसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जिलों का इन्होंने दौरा किया। ये अपने आप दौरा नहीं कर रहे थे, इनको बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि ऐसा करिए, आप पूरे इन इलाकों का दौरा करिए और ये बताइए कि जो वर्नाकुलर स्कूल है, वर्नाकुलर स्कूल कौन से हो गए, जो अंग्रेजी के अलावा और भाषाएं सिखा रहे हैं, चाहे संस्कृत हो, चाहे बाकी नेटिव लैंग्वेज हो, बिहारी कहीं सिखाई जा रही होगी, कहीं बुंदेलखंडी सिखाई जा रही होगी, कहीं छत्तीसगढ़ी सिखाई जा रही होगी। वैसे बिहार और बंगाल में तो छत्तीसगढ़ी नहीं है, लेकिन मैं नेटिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जो संस्कृत है, चाहे अरबी है, पर्शियन है, जो सिखाई जा रही है, ये जानना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप जाओ और हमें इसकी एक रिपोर्ट सौंपो कि किस तरीके से जो शिक्षा है वो आगे बढ़ रही है इन वर्नाकुलर स्कूल में, यहाँ जो स्कूल होते हैं। तो एडम साहब ने जो पाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इन्होंने ये पाया कि 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं। पाठशाला, PS कर देता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। कहाँ पर? बंगाल और बिहार में। अब ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन, छोटी छोटी सी क्लासेस हैं जिसमें तकरीबन 20 बच्चे एक क्लास में तकरीबन होते हैं अगर एवरेज देखा जाए तो कहने का मतलब पाठशाला में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? 20 बच्चे और 1 लाख स्कूल, 1 लाख पाठशालाएं, तो कितने हो गए? 20 लाख। यानी 20 लाख बच्चे इन पाठशालाओं में ही पढ़ रहे हैं। ओके, और ये जो पाठशालाएं हैं, इस तरीके की जो पाठशालाएं हैं, वो किसने सेटअप की है? वो सेटअप की है या तो जो लोकल कम्युनिटी है वहीं के लोगों ने की है, या जो अमीर लोग हैं जिसे हम कहते हैं कि वेल्दी पीपल, अमीर लोगों ने या लोकल कम्युनिटी ने बनाई है। और कई बार ऐसे स्कूल भी देखे गए, विलियम एडम्स साहब ने देखे, जो टीचर थे यानी कि जिनको हम गुरु कहते हैं, उन्होंने भी, गुरु कर देता हूँ, उन्होंने भी ये स्कूल स्थापित किए। और ये जो सिस्टम था एजुकेशन का, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल था, बहुत ही
लचीला था। लचीला किस तरीके से? एक तो फी नहीं थी, कोई फिक्स्ड फी नहीं थी। फी थी, पैसा मतलब आपको फीस तो देनी पड़ती थी, लेकिन फिक्स नहीं थी। कोई बुक्स नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, और कोई स्कूल बिल्डिंग कोई सेपरेट नहीं थी, कहीं भी पढ़ाई हो जाती थी। इसके अलावा कोई बेंच नहीं थी, कोई चेयर नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। ओके, कोई सेपरेट क्लास नहीं थी। यानी सेपरेट क्लास का मतलब ये है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब एक लड़का 12 साल का हो, एक लड़का 8 साल का हो, दोनों एक ही साथ बैठते थे। कोई सेपरेट क्लास नहीं थी। कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं था, यानी कि हर दिन उनके जो उपस्थिति देखी जाए। कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं हो रहा था। कोई टाइम टेबल ऐसा रेगुलर नहीं था जिसको फॉलो किया जाता था। ओके, और ख़ास तौर पे अब देखा जाए तो ये बेनियन ट्री, जिसको हम बरगद का पेड़ कहते हैं, उसी के नीचे पाठशाला हो जाती थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी, है ना। कभी कभी ये बनियन ट्री में हो जाती थी, कभी कभी मान लीजिए कोई शॉप है या टेम्पल है, उसी का कोई एक कोना पकड़ लिया, वहीं पे ये क्लास हो जाती थी। या कभी कभी ये गुरु साहब है, उनके घर पे हो जाती थी। और जैसे मैंने कहा, फीस इन्होंने बताया कि फीस फिक्स नहीं थी। तो जो अमीर थे, थोड़े से वेल्दी थे, थोड़े से पैसा ठीक कमाते थे, उनके लिए तो थोड़ी ज़्यादा थी। जो गरीब थे, पुअर थे, काश्तकार वगैरह, उनके लिए फीस कम थी। मतलब पेरेंट्स जो कमाएंगे उस हिसाब से जो उनकी इनकम होगी, जो उनकी सैलरी होगी, जो वो कमाते हैं, उस हिसाब से फी डिसाइड होती थी। और जो भी टीचिंग होती थी वो मोस्टली ओरल होती थी, मौखिक तौर पे होती थी। यानी कोई लिखता नहीं था, कोई किताब नहीं होती थी, राइट। अब गुरु वो पढ़ाते थे जो वो डिसाइड करते थे कि भाई जो विद्यार्थी है उनको क्या ज़रूरत है, इस हिसाब से वो पढ़ाते थे। जैसे मैंने बताया था, कोई डिफरेंट क्लास नहीं थी। चाहे 8 साल का एक 3 बच्चे ले लेते, एक 5 साल का, एक 10 साल का, 15 साल का, सब तीनों एक ही साथ बैठते थे, एक ही क्लास में ये पढ़ते थे, सब एक साथ बैठते थे। तो इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाई वो ये थी, एडम साहब ने, कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका क्या फ़ायदे थे, क्या मायने थे। देखिए, पहली चीज़ तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो लचीला सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि जो वहाँ की घरेलू नीड या फिर जो लोकल नीड है, लोकल ज़रूरतों को पूरा करता था। जैसे अब हार्वेस्ट टाइम है। हार्वेस्ट टाइम क्या होता है? जिस समय फसलों की कटाई हो रही है। अब ये फसलें हैं, इनकी कटाई होनी है, तो क्या होगा, जो बच्चे हैं उनमें जो ये वाला बच्चा है ये चला जाएगा, या ये वाला बच्चा, दोनों चले जाएंगे और अपने घर में, क्योंकि पहले तो यही होता था, 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे होते थे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा कामगार, उतने ज़्यादा लोग हेल्प करेंगे फैमिली को। तो बच्चे जो है वो इस काम में मदद करते थे अपने माँ बाप की, अपने परिवार की। और जब ये हार्वेस्टिंग टाइम खत्म हो जाता था, कटाई का टाइम खत्म हो जाता था, मतलब इस समय स्कूल बंद हो जाता था, और जब ये कटाई हो जाती थी तो फिर दोबारा स्कूल रिज्यूम हो जाता था, दोबारा स्कूल चालू हो जाता था। तो जो गरीब बच्चे हैं, पुअर बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो भी स्कूल जा सकते थे, वो भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते थे। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। ये जो चित्र है, इसको एक डच, यानी कि हॉलैंड जो आजकल नीदरलैंड है, उसके पेंटर ने बनाया है। उन्होंने, वो आए थे यहाँ पर लेट 18th सेंचुरी, इसका मतलब 1780 के बाद, और इन्होंने वहाँ पर जो उस ज़माने में लोग रहते थे, बैठते थे, उसका चित्र बनाया गया है। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं अगली बार। ओके, फिर इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी लेने वाले हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर साहब हैं, टैगोर जिनको कहते हैं, और महात्मा गांधी साहब। थोड़ा इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एजुकेशन में इनका भी बहुत कहना था। तो अब न्यू रूटीन, न्यू रूल, क्योंकि नए रूल जब आए कंपनी के तो क्या परिवर्तन हुआ ये हम देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे अगली बार।